नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक के बीच शरद पवार ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया है। राजनीति के चाणक्य शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अंदाज़ा लगाना उनके सहयोगियों के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में एनसीपी की सहयोगी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रही है, इन सब के बीच शरद पवार ने नागालैंड में एनडीपी बीजेपी गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। हालांकि शरद पवार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन को समर्थन देने का मतलब बीजेपी को समर्थन देना नहीं है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार बीजेपी के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद है। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। भरत सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। भरत सिंह जी, क्या लगता है, शरद पवार नागालैंड में बीजेपी के साथ हैं और यहाँ आपके साथ हैं, क्या लगता है कि रणनीति विपक्ष को पूरी तरीके से तार तार करती है? जी देखिए, ऐसा है कि शरद पवार जी ने अपना बयान भी दे दिया है इस विषय पे। कल से ही जो हो हल्ला मचा हर जगह शरद पवार जी कहा है, तो ये तो शरद पवार जी बता सकते हैं क्यों कहा है। मैं तो एनसीपी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। भाई पूछा तो जाएगा ना, महाविकास अघाड़ी में है आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, महाविकास अघाड़ी में आपसे पूछा जाएगा। हाँ, मैं बैठा हूँ एकदम जवाब देने के लिए और जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, शरद पवार जी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि हम बीजेपी के साथ नहीं गए। अब आप बताइए कि नागालैंड में बीजेपी की सीटें कितनी है? उससे ज्यादा तो शरद पवार की सीटें हैं। हम आपके सहयोगियों की बात कर रहे हैं, जहां आप बात करते हैं कि 100 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी और आप सरकार बनाएंगे, आपका मकसद सरकार बनाना, वहां पर ये एकता कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी दिखती है। भाई कटघरे में आपको ऐसा लगता है खड़ी दिखती है ना? हमें तो ये लगता है कि जो भोर में 5 बजे शपथ ग्रहण हुआ था और उस पर शरद पवार जी ने किस तरह से ग्रहण लगाया था, क्या ये नागालैंड में कहीं ग्रहण तो नहीं लगने वाला है? ये तो भाजपा और जो है एनडीपी की पार्टी को सोचना चाहिए। वो शरद पवार जी है। आप भी जानते हैं कि शरद पवार जी करेंगे क्या, ये किसी को पता नहीं है। तो शरद पवार जी ने एकदम क्लियर ये कहा है कि हमने कोई भाजपा को सपोर्ट नहीं किया है, हमने जो सपोर्ट किया है वो एनडीपी को किया है और सबसे ज्यादा सीट लाने वाली वही पार्टी है। और दूसरी बात है कि शरद पवार जी के मन में क्या चल रहा है, ये सब बता नहीं सकते, ना मैं बता सकता हूँ, चंद्रशेखर जी ना आप बता सकते हैं, ना त्रिपाठी जी बता सकते हैं। अब श्रीवास्तव जी को पता होगा तो बता सकते हैं। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन वहाँ त्रिपुरा में एक हो जाते हैं। आप महाराष्ट्र में एनसीपी और आप अलग हैं, लेकिन नागालैंड में वो आपके गठबंधन को समर्थन दे देते हैं। लोग तो चक्कर में आ जाते हैं ना भाई, क्या राजनीति है? देखिए त्रिशूल जी, इसका उचित उत्तर तो शरद पवार जी दे सकते हैं। हमारा तो वहाँ गठबंधन पहले से था, हमारे गठबंधन को मेजॉरिटी मिली। अब शरद पवार जी उस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो इसका उचित उत्तर तो वही दे सकते हैं। नहीं, हम तो आपकी पूछ रहे हैं ना, आप भी तो गठबंधन में हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप भी तो उस गठबंधन में हैं। बात तो ये है ना कि वैचारिक मतभेद कहाँ है या सिर्फ सत्ता की लड़ाई है? नहीं, देखिए शरद पवार जी इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन दे चुके हैं। ये तो हमारे
गठबंधन में हम सेकंड पार्टनर है, हमारी मेन पार्टनरशिप को भी समर्थन दे चुके हैं। तो कोई शरद पवार जी से हमारा इस तरह का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है। अभी तक वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में थे, अब वो अघाड़ी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधनों की तरफ अगर कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप इसके जो भी मतलब निकालना हो निकाल सकते हैं, हमारी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन राजनीति में इस तरह के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं और हो सकता है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शरद पवार जी अपने आप को बहुत सुकून वाली स्थिति में ना पाते हो, या राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको सुकून ना मिलता हो। तमाम इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। मैं उन अर्थों पर इस समय चर्चा करने की स्थिति में नहीं हूँ। उन्होंने समर्थन दिया, उस समर्थन का स्वागत करते हैं। आनंद त्रिपाठी जी, क्या लगता है, हर आदमी, हर दल, हर जगह कहीं ना कहीं संभावनाएं खोज रहा है और छत्रप जो हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली के ऊपर निगाह लगाए बैठे हैं, और शरद पवार तो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के। देखिए, पवार साहब का क्या है, वो राजनीति में दल बदल और गठबंधनों के इधर उधर करने में या जाने में वो संकोच नहीं करते हैं। इसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु चौहान साहब को उन्होंने झटका देने में एक बार भी नहीं सोचा था, आपको याद होगा। अब क्या है कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने उद्धव को किनारे कर दिया, अपनी चालबाजियों से नेस्तनाबूद कर दिया शिवसेना को। और अब वो 24 के बाद की क्या स्थितियां होंगी इस तरफ उनका ध्यान चला गया है, क्योंकि 24 में अब ज्यादा समय है नहीं। लगता उन्हें है कि एक हाथ बीजेपी की तरफ भी बढ़ाए रखो, और उसके लिए नागालैंड जैसा स्टेट बड़ा मुफीद है, जहां की अपनी लोकल पॉलिटिक्स भी उसी तरह की है। वहां ये कहने को तो होगा कि पवार साहब बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो बताएंगे बीजेपी के लोगों को कि भाई देखिए, हम आपका समर्थन करते हैं, वक्त जरूरत आने पर आप भी हमारा करिए। तो ये जो लेन देन की पवार की पॉलिटिक्स है, उसका एक आप उदाहरण के तौर पर इसको लें। और ये पक्की बात है कि वो महाराष्ट्र में अभी तक की स्थितियों में ऊपर से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में कई बार ऐसी बातें आई हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में चुनाव में आगे बढ़े। कई बार ऐसी खबरें आई कि शिवसेना के बजाय बीजेपी का पवार के साथ गठबंधन हो जाए, और बड़ी मतलब सिर्फ अफवाहें स्तर पे नहीं था, ये निजी बातचीत और बैकडोर की बातचीत में ऐसा होता रहा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, जिसे अब पवार साहब ने निपटा दिया है। तो हो सकता है वो बाद में महाराष्ट्र में भी आगे अगले चुनाव में इस बात पर कॉम्प्रोमाइज कर ले कि शिंदे गुट और पवार जितने में शिवसेना अकेले लड़ा करती थी उतने में लड़ लें, और बाकी बीजेपी आगे जा सकती है। तो वो दोनों नाव पे सवारी करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है, और नागालैंड की लोकल पॉलिटिक्स भी इसकी इजाजत देती है। भरत सिंह जी, क्या लगता है कि देखिए, शरद पवार जो है वो बड़े छत्रपों के रूप में आते हैं देश में, क्या लगता है कि कांग्रेस इस तिकड़म से बच जाएगी, जिस तिकड़म को कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट बैंक भी सेव कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नागालैंड भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस बच जाएगी इससे? देखिए चंद्रशेखर जी, हर पार्टी को अपना दायरा बढ़ाने का अधिकार है, और शरद पवार जी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। त्रिपाठी जी की बातों से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और शरद पवार जी यहीं से हैं, और वो कितने बड़े चाणक्य हैं ये समझते हैं, सभी समझते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में कहावत है कि जब शरद पवार जी कहें कि मैं पश्चिम में जा रहा हूँ, तो पश्चिम में उनको मत ढूंढिए, उनको उत्तर में ढूंढिए। वो जो कहते हैं फिर उसके विपरीत में एकदम कर। तो उन्होंने अगर समर्थन दिया है तो आप विपरीत समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। जो 4 भाजपा के विधायक हैं, कहीं ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता है आगे चल के कि चारों विधायकों को अपनी पार्टी में विलय कर ले भाजपा के 4 विधायक, और वहां पे जो एनडीपीपी की जो सरकार बनी है, जो मुख्यमंत्री बने हैं,
उसमें से भी आधे विधायकों को लाके कोई बड़ा खेला कर दे। और ये खेला इसलिए कहता हूं क्योंकि ये खेला यहाँ पे खेला जा चुका है महाराष्ट्र में, ये सबने देखा है। तो शरद पवार जी करेंगे क्या, ये ना आनंद भाई बता सकते हैं, ना मैं और ना आप बता सकते हैं। हाँ, इसमें जरूर देखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा खेला शरद पवार जी के दिमाग में चल रहा है। लेकिन और आपको बता दूं कि वो शरद पवार ही व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले ये कहे कि भाई हमें कांग्रेस को छोड़ के गठबंधन, जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है या विपक्षी पार्टियों की बात हो रही है कि गठबंधन 2024 का जो बनेगा, तो उसमें पहले मुखर होके अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नेता, अगर कोई चाणक्य कहा है, तो वो शरद पवार जी कहते हैं कि कांग्रेस के बगैर कोई भी फ्रंट तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ में ही चलेंगे। और बहुत सालों से हमारे साथ में है और कांग्रेस से ही तो गए हैं शरद पवार निकल के। तो शरद पवार जी को ये पता है कि कांग्रेस के बगैर कोई भी थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट कोई तैयार नहीं हो सकता है। लास्ट में ये देखिएगा चंद्रशेखर जी 2024 आते आते सारे लोग जो है वो कांग्रेस के साथ मिलके एक महागठबंधन का जो तस्वीर दिख रहा है वो जरूर दिखेगा और सभी लोग साथ में मिलके लड़ेंगे। 37% वोट परसेंट जो है वो भाजपा का जो है 2019 में था और उसके बाद में 63% जो है उनके खिलाफ था। अब हमारी कोशिश ये है कि हम 63% जो वोट है उसको एक साथ करेंगे। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं हार सकते हैं, उनको हराना बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा मुश्किल नहीं लग रहा है। हाँ, बस मुश्किल ये है कि सभी जितने पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सभी को एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर हमें एकजुटता के साथ लड़ेंगे तभी नरेंद्र मोदी जी को हरा सकते हैं। क्योंकि भाई छल कपट से जो माहिर होता है उसके लिए सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि छल एकदम बोलते हैं ना, छलिया और कपटी जो व्यक्ति, मतलब जो पार्टी होती है ना, वो है भाजपा। जैसे आनंद त्रिपाठी जी ने कहा कि शिंदे जी का जब तक यूज करना था भाजपा ने यूज कर लिया, फिर उसको भी उठा के फेंक देगी। अब देखिएगा कि कितने लोगों को जो है भाजपा ने यूज किया है, उसके बाद यूज एंड थ्रो बोलते हैं ना, यूज एंड थ्रो वाली बात, तो उन्होंने अपने कहाँ उठा के फेंक दिया भाई। हाँ, छत्रपों को तो मिटाने में लगे हैं, जड़ से उखाड़ने में, लेकिन जो उनके भीतर चला गया उसको तो मुख्यमंत्री बना देते हैं वो। ये तो भाई ये इसीलिए तो कहा, देखिए मुख्यमंत्री तो बनाते हो तो ठीक है, जो जितने बड़े दागी थे वो सब जाके वहां पे दूध के धुले भी हो गए और मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन सिंधिया जी, अभी आज ही मैंने एक फोटो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे तो मतलब ऐसा था कि उनके लिए तो सारे दरवाजे खुले थे। राहुल जी के अगर वो बेडरूम में भी जाना पड़े तो सीधा चले जाते थे। आज एक तस्वीर मैंने देखा, बहुत दुख हुआ कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है मुख्यमंत्री और एक और भाजपा के नेता बैठे और उनको जो है बेचारे प्लेट में जो है सर्व कर रहे थे, समोसे उमोसे दे रहे थे। अब ये स्थिति आ गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, जो कि कांग्रेस में बहुत बड़े नेता थे। तो ऐसे बहुत सारे नेताओं की देखिएगा 2024 तक आते आते जो छोड़ के गए हैं उनकी यही स्थिति होने वाली है। कुछ लोग पानी पिलाएंगे और कुछ लोग समोसे खिलाएंगे, यही स्थिति होने वाली है जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नेता गए हैं। विवेक जी कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपने भरत सिंह जी को सुना, वो कह रहे छलिया हैं, कपटी हैं, क्या क्या हैं, और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से समोसे भी परोसवा दिया आज तक केंद्रीय मंत्री से। देखिए त्रिशूल जी, ये भरत जी का फ्रस्ट्रेशन है, तो ये पूरे कांग्रेस में दिखाई देता है। राहुल गांधी जो विदेश में बोल रहे हैं वही पूरी कांग्रेस की भाषा है। ये तो इन्होंने थोड़ा संसदीय शब्दों का प्रयोग किया, अभी कुछ देर में मोदी जी को गाली वाली भी देने लगेंगे। हम लोग इसके आदी हो चुके हैं और हम लोगों को इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि कांग्रेस बुरी तरह हताश और निराश है। अब रही बात सिंधिया जी पे जो इन्होंने टिप्पणी की, कदाचित सिंधिया जी पर टिप्पणी करने से बेहतर था ये गुलाम नबी आजाद जी की उन टिप्पणियों को याद कर लेते जिन्होंने कांग्रेस छोड़ते समय की, तो शायद इनको इस बोलने का नैतिक साहस तो न रह जाता। अगर कांग्रेस अपना घर सुधार लेती ये लोग हमारे यहाँ ना आते। ये लोग अगर हमारे यहाँ तक आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस अपना घर नहीं ठीक से संभाल पा रही है। और इनके ऊपर एक मुहावरा बड़ा सटीक बैठता है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। घर तो ठीक नहीं कर पा रहे हो, देश का ठेका ले रहे हो, विदेश में गाना गा रहे हो।
ये सब चीजें बड़ी हास्यास्पद है त्रिशूल जी, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। जो विषय है शरद पवार जी का, हम पहले से वहां गठबंधन में थे, शरद पवार जी बाद में आके जुड़ रहे हैं जी। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सूझबूझ वाले हैं, राजनीतिक रूप से बहुत कुशल माने जाते हैं। अब उन्होंने एक कदम किस परिप्रेक्ष्य में उठाया, ये तो धीरे धीरे तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। हमसे ज्यादा बेहतर तो इसको आप खुद समझते हैं त्रिशूल जी, ठीक है। और ये भी आप समझते हैं किस तरह से विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में बेचैन है। कांग्रेस की समस्या ये कि उनको राहुल गांधी से इतर कोई दिखाई नहीं देता, विपक्षी दलों की समस्या है कि उनको राहुल गांधी समझ में नहीं आते। तो ऐसे में विपक्षी खेमे में अगर बेचैनी, उसमें कुछ लोग किसी रास्ते से भारतीय जनता पार्टी गठबंधनों से जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को रोक रहे हैं कि देश सबका, आइए सब लोग मिलकर के देश बनाइए, सब लोग साथ चलिए, हम तो कह के चलते हैं। ठीक है। हमारा किसी के प्रति आग्रह दुराग्रह नहीं है। इसकी चिंता तो बेहतर हो कि कांग्रेस को करनी चाहिए कि अब ये नौबत कांग्रेस क्या क्यों आ रही है। जी ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए शरद पवार ऐसा पत्ता फेंकते हैं कि जब भारत और अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था, भारत में कहावत कही जाती थी कि सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। तो ऐसा पत्ता उन्होंने फेंक दिया है कि अब इसकी पहेलियां बुझाते रहो सियासी गलियारों में, और मायने कुछ निकले या ना निकले, लेकिन हाँ दोनों बड़े दल कहीं ना कहीं शरद पवार को लेकर ये उनकी जो वरीयता है उसको वो पूरी तरीके से केंद्रित किए हुए हैं इस बात को लेकर। देखिए एक स्थिति थी पवार साहब की कि वो टर्म्स डिक्टेट करते थे पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, और खासकर तब जब भारतीय राजनीति में क्लियर मैंडेट का समय नहीं था। उस दौर के बड़े नेता थे पवार साहब, है ना, और उन्होंने अपनी रणनीतिक चीजों से ये बताया कि वो पॉलिटिक्स को देख लेते हैं, भविष्य में क्या स्थिति होगी वो समझ सकते हैं, और उसके हिसाब से अपनी चालें चलना शुरू करते हैं, पत्ते चलना शुरू करते हैं, और अब भी वो वही कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि वो एक तरफ तो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस के साथ मजबूती दिखाने के लिए उनके समय समय पर आवश्यक बयान आ जाते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ भी एक हाथ पीछे से जो सत्ताधारी दल है उसकी तरफ बढ़ाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। पिछले समयों में अगर आप 4-5 सालों में देखें, जब वो महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार में थे, तब भी वो बीजेपी के साथ पींगे बढ़ाने के लिए कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने प्रधानमंत्री से एक स्पेशल मुलाकात उन्होंने अपने रिक्वेस्ट पर की जा करके। वो बात याद होगी सबको। लेकिन समस्या ये है पवार साहब की कि वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है वो अब उनको बहुत ज्यादा प्रश्रय देने की स्थिति में दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए पवार अब बहुत उपयोगी नहीं रह गए हैं। तो इसका बार बार प्रयास कर रहे हैं अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए पवार साहब, और उसी की वजह से नागालैंड में उन्होंने समर्थन दिया है। ऑलरेडी इस गठबंधन के पास 39 सीट्स हैं। देखिए 25 सीट एनडीए की पार्टी के पास है, 12 सीट बीजेपी के पास है, और 2 सीट अठवाले के पास भी है, रामदास अठवाले की पार्टी के पास भी है, जो ऑलरेडी एक साथ हैं लोग। अब पवार साहब इसको समर्थन दे ना दे, इस गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जैसा कांग्रेस से सिंह साहब ये कह रहे थे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ये भरोसा नहीं रहता है कि कब विधायकों में टूट फूट हो जाए, जो वो इशारा कर रहे थे, ये बात सही बात है। लेकिन आप ये जानिए कि जब केंद्र की सत्ता बदलती है या उसका इशारा होता है। ठीक है, मैं आनंद जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, एक बात भरत सिंह जी ने यह भी कही कि 67% को हम एक तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। सियासी छत्रपों में जो लड़ाई है, और ये सारी बात, आप भी मुस्कुराने लगे, ये कैसे, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है
लेकिन ये हौसला कैसे होता होगा? दरअसल क्या है ना कि ये मैं मानूं, मैं किसी के उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं राजनीतिक समझ पर, लेकिन देश में जितने लोग भी ये बात कहते हैं या सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि राजनीति अर्थमेटिक्स पर चलती है, लेकिन कभी भी राजनीति अर्थमेटिक्स पर नहीं चली। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समर्थन जब मिला इस देश में तो वो 54% वोट था, तब भी 46% लोग कांग्रेस के अगेंस्ट थे जब सबसे पीक पर थी कांग्रेस। और अपने ज्यादातर सत्ता में जब कांग्रेस रही तो 41-42% के वोट पर ही रही, तो लगभग 60% तक कांग्रेस के भी अगेंस्ट थे। तो अगर अर्थमेटिक चलता तो कांग्रेस इतने दिन सत्ता में रहती नहीं। राजनीति जो है वो अर्थमेटिक से अलग खेल है, और खासकर भारत में जहां बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आकांक्षाएं हैं, वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, लोकल राजनीतिक पार्टियां हैं। नहीं, आकांक्षा तो एक ही है, आकांक्षा तो एक ही है, सत्ता में पहुंचना। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अपने राज्य की आकांक्षाओं का नेतृत्व करना उसी प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से करती हैं। इसको आप मतलब मानेंगे, मैं जहां तक, जैसे तमिलनाडु है, द्रविड़ पार्टियां हैं, डीएमके है और एआईडीएमके है, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, और उनको लेकर के जब वो तमिलनाडु में संघर्षरत होती हैं राजनीतिक रूप से, तो देखिए उन्होंने सभी राष्ट्रीय पार्टियों का वहां अस्तित्व सा खत्म कर दिया एक ढंग से। तो वहां के लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, उन पार्टियों के एजेंडे पर चल रहे हैं, वोट करते होते हैं। तो इसी तरह देश में कई क्षेत्रीय हिस्से हैं जहां अलग अलग रोज लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए कि नवीन पटनायक साहब हैं, वो 22-23 सालों से उड़ीसा में चुपचाप शासन किए जा रहे हैं। जब भी वहां विधानसभा की बात होती है तो वहां के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लोकसभा में थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसलिए ये जो ये कहा जाए कि 60% 65% लोग अलग हैं भाजपा से, वो एक तरफ है, भाजपा विरोधी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब जैसे कि तमिलनाडु में भाजपा कहीं है ही नहीं है, तो वहां के जो लोग भाजपा के विरोध में तो है ही नहीं है। आज की खबर का जिक्र भी कर दीजिए, आज एआईडीएमके में मिले 13 लोग जाके। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ आप कह रहे थे ना, तो वहां तो भाजपा है ही नहीं है। केरल में भाजपा है ही नहीं है, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच वो स्थितियां चलती हैं। अभी तक त्रिपुरा में 5 साल पहले तक लेफ्ट और कांग्रेस के बीच हमेशा से लड़ाई हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा पिछले चुनाव में डिसाइसिव पोजीशन में आई है, उसके पहले अलग अलग जैसे कम्युनिस्ट और कांग्रेस में हुआ करता था, बाद में ममता बनर्जी सामने आई, तो अब ममता बनर्जी और में, तो ये जो 60-40 का बंटवारा है ना, वो सही बंटवारा नहीं माना जा सकता है राजनीति के क्षेत्रों में। ये उस तरह का एक कहावत है, जैसे लोहिया नारा लगाया करते थे, जो दिखने में सही था, सुनने में सही था, लेकिन वास्तविक स्थिति नहीं थी कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो वो स्थितियां यहाँ नहीं चलने वाली हैं। तो ये स्थिति जो लोग राजनीति को अर्थमेटिक के चश्मे से देखेंगे, वो हमेशा उनके गलत साबित होंगे। और एनडीए में बीजेपी बहुत ताकतवर है। एनडीए में अब बीजेपी को छोड़ के बचे ही नहीं है लोग, अब स्थितियां आज तक नाम मात्र का एनडीए है। हाँ, अब रह गया वो, धीरे धीरे लोग बीजेपी के विस्तार की वजह से खफा होकर के चले गए। अब बीजेपी को अधिकार है अपना विस्तार करने का, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन वो लोग धीरे धीरे अपनी स्थितियों से अलग होते गए। एनडीए अब नाम मात्र का बचा है। विवेक जी, ये भी देखिए कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लगता है, आपने खैर अभी आज की ही खबर है, एआईडीएमके में चले गए 13 लोग भाजपा के छोड़ के, जो छत्रप हैं उनको आप पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में लगे हैं। वर्तमान में ये भी एक कहीं ना कहीं रणनीति बदली है आपने। देखिए त्रिशूल जी, हमने प्रदेश दर प्रदेश अपनी रणनीति के अनुसार काम किया है और हमारी सरकारें वहां बनती जा रही है। और इन गणित की तरफ हमने, जब से हमारी केंद्र में सरकार बनी है, हमने पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत काम किए। आज मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 50 से ज्यादा यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों की है।
और मुझको जहां तक मेरी जानकारी, मेरा राजनीतिक जीवन है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री इन राज्यों के शपथ ग्रहण में बतौर चीफ गेस्ट उपस्थित रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को, उनके विकास को, उनके महत्व को तरजीह देती है, और इसका लाभ हमें चुनाव दर चुनाव वहां मिलने लगा है। ये कहना कि क्षेत्रफलों को हम नेस्तनाबूद कर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हमसे बड़ी फैक्टर है, 25 सीटें उसके पास है, हमारे पास 12 है। हमारा उनसे पहले से गठबंधन था, हमारे उस गठबंधन को बहुमत मिला, बल्कि विधानसभा में तो कांग्रेस शून्य हो चुकी है। ये नागालैंड की विधानसभा तो कांग्रेस मुक्त विधानसभा है, और उसको लगता है कि राज्य की ऐसी पहली विधानसभा हो गई है नागालैंड की जो कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो केवल विधान परिषद भी कांग्रेस मुक्त हुई थी, यहाँ विधानसभा भी कांग्रेस मुक्त हो गई है। तो अब अगर कांग्रेस मुक्त होती जा रही विधानसभा, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। अब इनका महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से भी एक पार्टनर आकर के यहाँ अगर हमारे इस गठबंधन में साइड पार्टनर के रूप में शामिल हो रहा है, तो पेट में दर्द तो इनके होना चाहिए। हम तो स्वागत ही कर रहे हैं। नहीं हमने किसी को, उनको भरोसा है कि 2024 में इस बार बड़ा आक्रमण करेंगे। भरत सिंह जी, 2024 का भरोसा है ना पूरा? देखिए चंद्रशेखर जी, 2024 का भरोसा ही नहीं, उम्मीद भरोसा सब ऐसा है कि देश की जनता इस समय त्रस्त है, भाजपा जो है वो मस्त है। इसीलिए कह रहा हूँ कि 2024 में देखिएगा बहुत कुछ बदला बदला सा दिखाई। और रही बात पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आपको शायद बहुत साल हो गया एंकरिंग करते हुए मीडिया में। तो जब हमारी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो भाजपा को याद करे जरा, श्रीवास्तव जी जरा अपना दिमाग जरा जोर दीजिए, तो आपकी कितनी सीटें हुआ करती थी वहां पे, कितने विधायक आपके? नहीं, वो तो ये तो आपको हटाने के लिए भाई 77 में समझौता किया इन्होंने वाम दलों से, लेफ्ट से। बता रहा हूँ उसका कारण क्या? पूर्वोत्तरी राज्यों में जो भी सरकार केंद्र में होती है, वहां के लोग उसी के साथ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा जो होता है वो केंद्र की सरकार से हो सकता है, न कि बाकी कोई भी सरकारों से हो, कोई भी पार्टियों से हो सकती है। वो जानते हैं कि अभी जो केंद्र में सरकार है नहीं, लेकिन आपके लिए हर जगह शरद पवार मौजूद हैं कहीं ना कहीं। उसका कैसे हर जगह शरद पवार है आपके लिए कहीं ना कहीं, किधर भी जाएंगे तो उनसे कैसे निजात पाएंगे? उनसे कैसे, उनकी चालों को कैसे समझेंगे? आप 67% को एक साथ करने की बात कर रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर शरद पवार जी की बात करते हैं चंद्रशेखर जी, तो आपको भी याद होगा कि शरद पवार जी पहले कहाँ थे, तो उनकी कितनी चालें हैं, कैसी चालें हैं। मैंने आपसे क्या कहा, पहले ही बताया कि सुबह के 5 बजे भोर में ये देवेंद्र फडणवीस और भाजपा मात खा सकती है, कांग्रेस मात नहीं खा सकती है, क्योंकि कांग्रेस से ही वो जन्मे हैं और कांग्रेस से ही निकले हैं। तो कांग्रेस उनके बारे में भली भांति तरह से जानती है। नहीं, लेकिन तार जिस तरह जुड़े हुए हैं ना दिल्ली से, नीतीश कुमार कुछ भी कहें, मैं आऊंगा आपके पास। क्या लगता है आनंद जी, तार जो जुड़े रहते हैं नीतीश कुमार के, शरद पवार के, तो भरोसा नहीं करते ना लोग कि भाई ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कि विपक्ष भरोसा कर सकता है इन पर? भारतीय राजनीति में ये बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसे अनप्रेडिक्टेबल नेताओं को लोग उनकी क्वालिटी मानने लग गए हैं। अब जैसे कांग्रेस के ही अभी सहयोगी जो बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि शरद पवार जी का कुछ पता नहीं है। ये स्थिति, ये अवगुण माना जाना चाहिए, लेकिन अब ये क्वालिटी बन गई, गुण बन गया है। नीतीश कुमार देखिए लगातार 2005 से सत्ता में हैं अपने इसी गुण की वजह से। हाँ, शरद पवार को लोग चाणक्य कहते हैं इस देश में, इसी अवगुण को जिसे गुण मान लिया गया है। हाँ, ये राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, राजनीतिक चरित्र में गिरावट करने वाले लोग हैं, चाहे जिस भी पार्टी में हो। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय लोकतंत्र में अब ये गुण बन चला जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
देखिए, मैं मानता हूं कि प्री पोल अलायंसेस होते हैं, पोस्ट पोल अलायंसेस होते हैं, ये सभी लोकतंत्र में एक टूल्स के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जिस तरह का चरित्र इस तरह के नेता दिखाते हैं और लोग उनकी सराहना करते हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों ऐसी स्थितियों की सराहना होनी चाहिए। ऐसे नेताओं को जरा सा सत्ता लाभ के लिए लोग प्रश्रय देते हैं, ऐसा क्यों होता है? उसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। आखिर भाजपा ने नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद भी उनको प्रश्रय दिया, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर वो वापस आए, फिर उनको बिठाया कंधे पर, और फिर नीतीश कुमार चले गए। अब नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे सभी लोगों ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो क्या वो सभी लोगों के कहने से काम करते हैं, या खुद की बुद्धि विवेक से काम करते हैं, या राजनीतिक हित और अहित देख के काम करते हैं? ये स्थितियां चाहे नीतीश कुमार की हो, ये हमेशा सत्ता के लोभी लोग हैं, और सत्ता में बने रहने के लिए, चाहे वो पवार साहब हों, इधर नीतीश कुमार जी हों, और उधर साउथ में कुछ लोग हैं, ये हमेशा सत्ता के केंद्र में बना रहना चाहते हैं, और उसके लिए किसी भी तरह का राजनीतिक छल प्रपंच करना हो, वो करने से बाज नहीं आते, गुरेज नहीं करते। और दिक्कत इस वक्त समाज की और राजनीतिक पार्टियों की और नेताओं की ऐसी हो गई है कि वो इस अवगुण को गुण मान बैठे हैं, और बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो मैं किसी भी पार्टी के, सिर्फ बीजेपी नहीं, आखिर लालू यादव ने भी तो नीतीश कुमार को प्रश्रय दिया ना। आप बीजेपी को क्यों कह रहे हैं? धोखा खाने के बाद लालू यादव फिर प्रश्रय दे रहे हैं, किस मजबूरीवश? कि सत्ता में बने रहे किसी तरीके से, अपोनेंट्स को कमजोर कर सके फौरी तौर पर। क्या आवश्यकता है लालू प्रसाद यादव की कि जो इस समय नीतीश को उन्होंने प्रश्रय दिया? नीतीश साहब कांग्रेस से बात करके गए थे, सोनिया गांधी से बात करके गए थे। आप ये मानिए कि कांग्रेस में जो 20 या 27 विधायक हैं बिहार में, उसके अभयदान लेकर के सोनिया जी से नीतीश कुमार पलटी मारे हैं इस बार। ऐसा नहीं था, अगर कांग्रेस का अभयदान नहीं होता नीतीश कुमार को, तो लालू यादव जैसे ही नीतीश कुमार टूटते अपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते। क्योंकि अगर कांग्रेस लालू यादव को समर्थन देने के लिए रेडी रहती तो नीतीश कुमार साइड में होते और तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाते। लेकिन कांग्रेस अड़ी रही, अभयदान दिया है कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बिहार में कि हम। और विवेक जी यही लगता होगा कि शायद ये सब एकजुट नहीं है, और यही मार्ग सही है कि इस पर कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। क्या लगता है विवेक जी, यही सबसे आपको ठीक लगता है कि जो वर्तमान में चल रहा है, शरद पवार हर जगह मौजूद हैं, नीतीश कुमार हर जगह मौजूद हैं, और शायद इसीलिए आपको लगता है कि चुनौती उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि एकीकरण नहीं है? हालांकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है, और आप बराबर, आपकी मेहनत भी रहती है कि कहाँ पर कोई गठबंधन हो रहा है तो उस पर पूरी नज़र बनाए रखते हैं, तो उतना बड़ा खतरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दक्षिण में वजूद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खतरे में है। देखिए त्रिशूल जी, दक्षिण में हम उतनी मजबूत स्थिति में कभी नहीं रहे। कर्नाटक में हमारी दक्षिण में एंट्री हुई, उसके बाद हम धीरे धीरे दक्षिण के राज्यों में अपने विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। केरल में हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी हम पूरी गंभीरता से वहां स्थानीय दलों के साथ गठबंधन बना करके अपनी स्ट्रक्चर के साथ वहां संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण में हम कभी इस भूमिका में नहीं रहे कि वहां हम सरकार बनाने बिगाड़ने में कोई स्थिति हमारी हो। कर्नाटक को छोड़ के दक्षिण में पहला राज्य कर्नाटक, जहां से भारतीय जनता पार्टी का आगाज हुआ, और कर्नाटक में आज हमारी स्थिति है वो सबके सामने जग जाहिर है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्य में, जैसा कि अभी आनंद जी बता रहे थे, पूर्वोत्तर राज्य की राजनीति केंद्र के निर्णयों से बंधी रहती है। अच्छा, ये बतौर केंद्र सरकार हमने इतना काम किया पूर्वोत्तर में कि हमारा काम धीरे धीरे पूर्वोत्तर में बोल रहा है। हमने वहां गठबंधन करने में भी स्थानीय दलों के साथ कोई गुरेज नहीं किया। जिनसे हमारी विचारधारा या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैच करता, हम उनके साथ गठबंधन बना करके भी वहां पे
अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं और उसका हमें लाभ मिल रहा है। ठीक है। कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस जिसको नेता बना के सामने करती है उसके नेतृत्व में अन्य दल काम नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है। हमारे नेतृत्व को अन्य दल उस नेतृत्व को स्वीकार करने में संकोच नहीं, गर्व महसूस करता है। ये बहुत मूलभूत अंतर है और हम काम करते हैं। हमारे पास अपनी खुद की कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी टीम है कि जिसके आधार पे हम उनके लिए सहयोगी, मतलब मजबूत सहयोगी होते हैं, उनके ऊपर बोझ नहीं होती। कांग्रेस जब गठबंधन में होती है तो कांग्रेस अन्य दलों के लिए बोझ बन जाती है। जैसे यूपी में आपने देखा 2 लड़कों का साथ यूपी को नहीं आया रास, प्रियंका जी आई। मजबूत ऐसे भी है कि मान लीजिए किसी के दिमाग में विचार आता है कि क्या करना है, उससे पहले आपका संपर्क उससे हो जाता है। ये भी मजबूत एक टीम है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक रूप से हम तो कहते ही है कि हमारे पास थिंक टैंक है अपना, हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, कार्यकर्ताओं की एक टीम है, हम हर क्षेत्र में काम करते हैं, समाज के हर वर्ग के लिए हमारा चिंतन है, उसके लिए काम करते हैं, उसका लिए काम करने वालों की टीम, अनुभव है, सब हमारे काम आता है। भरत सिंह जी, अभी जो चुनाव हुए पूर्वोत्तर में एक बात निकल के आई कि आपके समय में, कांग्रेस के समय में पूर्वोत्तर उपेक्षित रहा और ये लगातार बीजेपी हमला करती है, तब कहती है इस बात को कि उपेक्षित रहा, बार बार उपेक्षित रहने का जिक्र करती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर के दौरे पर आते जाते रहे। क्या लगता है कि विपक्ष में जान डालने के लिए अभी तक कोई ऐसी रणनीति नहीं आई है? आप भले महंगाई का जिक्र करें, आप बेरोजगारी का जिक्र करें, लेकिन वो रणनीति नहीं आई है जिससे बीजेपी आपसे भयभीत हो या आप कहीं आक्रामक दिखें या आपसे लगने लगे कि अब विपक्ष ताकतवर हो रहा है। ये कहीं नहीं दिख रहा है और ऐसे में शरद पवार समर्थन दे देते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ विपक्ष की ताकत का। हम 3 पार्टी यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं। अभी 2 विधानसभा का चुनाव हुआ। इनका एक कस्बा पुणे में एक कस्बा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे 30 साल से इनका विधायक हुआ करता था और वो प्योर भाजपा की सीट और वहां पे आरएसएस का गढ़ है। हम तीनों पार्टी जब मिलके महाविकास आघाड़ी लड़ती है तो वहां पे भाजपा को हम मान देते हैं। दूसरी सीट भी हम जीते थे, लेकिन हमारी ही पार्टी का एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति खड़ा होके 47,000 वोट लिया, जिसको जैसे हम जीत नहीं सके। दोनों भाजपा की गणित जब हम ध्वस्त कर सकते हैं, ये दिखा रहा है कि अगर तो यही तो बात हम कह रहे हैं, अलायंस बनती है, यही बात हम कह रहे हैं। आप ही का व्यक्ति मजबूत कर रहा है इन्हें। मेरी पूरी बात जाने दीजिए चंद्रशेखर जी, मैं आपके हर बात के सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। अगर ये ही कोशिश हमारी है कि हम पूरे देश में सभी पार्टियों, देखिए हम ये कह रहे हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि हम आइए हम लोग बैठ के मिलके बात करते हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो चुनाव के बाद ये तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल और हम क्या होंगे बताइए। अब उसके बाद कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा पार्टियां वो हमारे साथ आने के लिए तैयार है। कुछ पार्टियां अभी ना नुकुर कर रही हैं। ठीक है, मैं आनंद जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, इन्होंने एक बात कही भरत सिंह जी ने कि हमारे ही एक आदमी ने हमें दूसरी सीट पर हरा दिया। तो क्या लग रहा है दूसरा कौन हरा रहा है? इन्हें तो इनका ही हरा रहा है। तो पूरी बात नहीं हो जाए तो मैं आ रहा हूँ जी। ये तो पार्टियों में होता है, जब पार्टियां जब केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे निर्णय लेने लग जाती हैं और स्थानीय लोगों को उस निर्णय में शामिल कम किया जाता है या उन्हें नकार दिया जाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब बड़े तौर पर अगर आप इसको कह रहे हैं तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस में आज की स्थिति में जो सब कुछ सेटल करने के लिए ही ये इतनी बड़ी यात्रा हुई, उस यात्रा के बाद
विदेश में ये बड़ा प्रोग्राम किया गया जो दुनिया को मैसेज दिया जाए, ये सब कांग्रेस में नेतृत्व को सेटल करने का ही एक प्रयास है और ये एक दिखाने का प्रयास है कि जो कुछ भी हो नेता तो हम ही हैं और ये होना भी चाहिए। किसी पार्टी में अगर एक सर्वमान्य नेता हो जाए तो बहुत सारी समस्या उस पार्टी की हल हो जाती है और वो फिर आगे पार्टी को ले जाने की बात करता है। भाजपा के साथ सबसे अच्छी बात हुई 2013 में कि उसने एक अपना सर्वमान्य नेता चुना नरेंद्र मोदी के रूप में और फिर उस नेता ने परफॉर्म करके दिया है भाजपा को। तो ये भाजपा के लिए सबसे बेहतर बात हुई। भाजपा में भी अंतकलह था, एक दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन होगा, वो चूहे की दौड़ आपने भी देखी होगी, चूहों की दौड़ की कौन है नंबर 2 पर। आडवाणी को साइडलाइन किया गया, आडवाणी के बढ़ाए हुए लोगों के द्वारा ही। और तो ये सेटलमेंट का जो दौर, उस अनसेटलमेंट का दौर भाजपा ने देखा, उसका परिणाम था 2009 का चुनाव। मैं आनंद जी एक सवाल, दरअसल आपने जिक्र किया तो वो सवाल एक अच्छा सवाल पैदा हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर छाता नहीं था, इसका जिक्र पीएम मोदी ने किया और छाते से अगर आपको ध्यान हो तो शरद पवार ने छाता उनके ऊपर लगाया था, उसे हटा के फेंक दिया था। देखिए ये बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो एक राजनीतिक बात है जी, और कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपने जो मुख्य विरोधी होता है उसकी छोटी छोटी बात का गौर करता है। यही तो बड़ी बात है ना नरेंद्र मोदी की एक नेता के रूप में, कि वो अपने विरोधी दल की गलतियों पर बिल्कुल नजर गड़ाए हुए बैठे हैं और वो कोई मौका चूकते नहीं हैं। तो वो हम उसको उस रूप में देखें। कांग्रेस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चीजों को सेटल करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, राहुल सर्वमान्य नेता रहेंगे कांग्रेस पार्टी के, ये सेटल करना पड़ेगा और राहुल को आगे आकर के अब विपक्षी लोगों से बात करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले सिंधिया जी की बात आई थी। सिंधिया जी जब कांग्रेस से गए तो उन्होंने क्या कहा, बोले कि राहुल मिलने का समय ही नहीं देते। सिंधिया की सबसे बड़ी शिकायत जो थी वो यही थी। अब आप सोचिए कि अब राहुल बाद में कहते कि सिंधिया का मेरे घर में किसी भी समय आना जाना है, तो अब क्या कहा जाए? क्यों, अगर किसी का भी आना जाना है तो आप राजनीतिक बातचीत करना है। दिखा तो नहीं 2 साल में राहुल और सिंधिया की कोई मुलाकात हुई हो, तो कैसे मान लिया जाए कि पूरे टाइम आना जाना है? राहुल को यही काम करना है कि अब अपनी पार्टी में तो वो सर्वमान्य नेता हो गए, लेकिन अब उन्हें उसका फर्ज पूरा करना पड़ेगा जी। विरोधी पार्टियां जो मतलब लाइक माइंडेड पार्टियां जो हैं उनके साथ गठबंधन तैयार करने के लिए और उनको भरोसा दिलाने के लिए, जैसा अभी कांग्रेस कह रही कि प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बाद में तय हो जाएगा। अरे ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी बजाय ये कहने की बात है कि पहले हम चुनाव तो जीते जी। प्रधानमंत्री पद की तो बात आएगी ही नहीं, पहले तो चुनाव में 67% पर वो तो दाव लगाए हुए हैं। मैंने पहले कहा ना, कुछ कहना चाह रहे हैं भरत सिंह जी, कहना चाह रहे हैं आपसे कुछ? कांग्रेस लगातार जब सत्ता में रही, आपको भरत सिंह जी मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूँ, चूंकि आप महाराष्ट्र से हैं, वो छाता हटा के फेंक के चुनाव जीते थे शरद पवार, अगर आपको याद हो तो। बारिश में किसी ने आके छाता लगा दिया था उन पर, तो वो हटा के उसको हटा दिया उन्होंने। इतने लोग भीग रहे हैं, फिर मेरा छाता किस काम का? तो आप समझ रहे हैं ना, वो छाता हटा के चुनाव में सियासत में वो बिन छाता की वजह से ही बहुत फायदा हुआ। आपने एकदम सही कहा। तो बिना छाते के वो छाता हटा दिया उन्होंने, याद आ गया हो आपको तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। नहीं मैं समझ रहा हूँ। छाते की जो बात की तो मैं बता दूं, उस पर आता हूँ। मैं एक करेक्शन कर रहा था त्रिपाठी जी, ये आपने कहा बहुत सही कहा कि जब पहले हम तो चुनाव जीते, और यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भी यही कहे, और हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 दिन पहले कहे, पहले हम एक प्लेटफॉर्म पे आके सब मिलके पहले चुनाव तो जीते। ठीक है, मैं भरत जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भरत सिंह जी। जी, मैं ये कह रहा था, ब्रेक में चले गए थे, मैं तो चालू था फ्लो में। तो ये मैं कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बुजुर्ग महिला जो अब अक्सर बीमार रहती है, सोनिया जी, अगर उनको छाता अगर किसी ने धूप था अगर दिखाया तो उसमें नरेंद्र मोदी जी को खामियां दिखी और उन्होंने ये तंज कसा कि देखिए कि छाता किसके ऊपर है, अध्यक्ष के ऊपर नहीं है, सोनिया जी के ऊपर है। तो कम से कम उम्र का भी लिहाज रखते, महिला का भी सम्मान करते तो अच्छा होता। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पता है आपको? आपने एक विजुअल देखा होगा शायद, चंद्रशेखर जी और त्रिपाठी जी, आपने एक विजुअल में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उनके पीछे चल रही है। बेचारी वैसे कि उनको कोई जानता नहीं और नरेंद्र मोदी जी सबका ऐसे करते हुए चल रहे हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, वो भी प्रथम नागरिक। देश की जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी का इस तरह से अपमान ये कौन कर सकता है भाई? ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकती है। दूसरा विजुअल भी फिर मैंने देखा, दूसरा विजुअल दिखा मुझे कि जयदीप जो उपराष्ट्रपति है सीढ़ियां चढ़ते हुए जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी को नमस्ते करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देखते तक नहीं उनको। ये घमंड ये क्या दिखाता है भाई? ये एरोगेंस क्या दिखाता है? आप देश के प्रधानमंत्री हो गए तो कम से कम अपनी पार्टी के, और पार्टी तो छोड़िए, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, इतनी बेइज्जती ये तो कोई कर सकता है? तो ये छतरी भाजपा के पास ही है, बेइज्जती की छतरी जो अपने लोगों का कर सकती है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। दूसरा मैं बताऊं श्रीवास्तव जी, आपने कहा विचारधारा की बात किया था आपने, आपकी विचारधारा पूर्वोत्तर राज्यों में जाते ही बदल जाती है। आप तो कट्टर हिंदू हैं, गौ माता को आप भगवान मानते हैं, हम भी मानते हैं, और आपका अध्यक्ष वहां का कहता है कि मुझे खाने के लिए परमिशन तो भाजपा ने दिया है, मैं तो खाऊंगा। तो ये कैसी आपकी विचारधारा है? कौन सी विचारधारा है? आप जो है साउथ में जाते हैं तो आपकी विचारधारा बदल जाती है, आप नॉर्थ में जाते हैं तो विचारधारा बदल जाती है, उत्तर प्रदेश में आते आए आपकी विचारधारा कुछ अलग हो जाती है, महाराष्ट्र में आपकी विचारधारा अलग हो जाती है। तो ये मुखौटा कितना जो है, जो आप लोगों ने कौन कौन से मुखौटा पहना है भाई विचारधारा की? हर विचारधारा क्या आपके अलग अलग होती है हर राज्यों में जा जाके? ये विचारधारा तो कम से कम आपको बताना चाहिए कि हमारी विचारधारा क्या है। क्या आप इसको मानते हैं कि गौ मांस खाना आपकी पार्टी ने इजाजत दिया है? फिर से आप लोग ब्रेक पे गए। बार है क्या विचारधारा, राज्यवार या जिलावार? जी त्रिशूल जी, सवाल सही किया है, विचारधारा राज्यवार बदल जाती है क्या? अर्नेस्ट मावरी कहते हैं कि मैं गौमांस खाता हूं, आप उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोध करते हैं। लोगों ने कहा खाने के लिए, ये कहते हैं भाई, इनकी विचारधारा वहां पे पता नहीं धर की धर ही रह जाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। देखिए त्रिशूल जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र सोनिया जी को बुजुर्ग बता रहे थे, आपने मेरी जानकारी की खड़गे जी की उम्र 80 साल से ऊपर है, सोनिया जी से तो ज्यादा ही बुजुर्ग है। अब रही बात राष्ट्रपति जी के सम्मान के बारे में, तो शायद कांग्रेस के मित्र अधीर रंजन जी का वो बयान भूल गए जो उन्होंने सदन में राष्ट्रपति जी के लिए दिया था। तो इस तरह की बयानबाजी करने वाले अगर हमसे इस तरह की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। अब इन्होंने जिस हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर गोमांस की बात कही है, उस पे भी तमाम सारे वक्तव्य हमारे दलों से आ चुके हैं। विषय ये है कि आपने पूर्वांचल में काम कितना किया, पूर्वोत्तर प्रदेशों में आपने विकास कितना किया। अगर आपने वहां काम किया होता तो आज हमारी जरूरत ना होती। अगर आपका नेतृत्व विपक्ष को नेतृत्व देने में सक्षम होता तो शरद पवार जी साइड लाइन से इधर आकर के समर्थन न देते। इसकी चिंता आपने करनी चाहिए कि आपका नेतृत्व क्या विपक्ष को एक छाते के विषयांतर हो रहे हैं, आप विषयांतर हो रहे हैं श्रीवास्तव जी।
मैंने ये कहा था कि आपकी विचारधारा गौमांस पे क्या है? हाँ। क्या वो विचारधारा हर राज्यों में सिलसिलेवार तरह से बदलती है वो क्या? विचारधारा दरअसल सत्ता प्राप्ति के लिए है सबकी। ये शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार तक ये सब जगह हो चुका है। वैसे में कौन मौका मार लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। समय समाप्त हो रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, भरत सिंह जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्ति ही विचारधारा है, और ऐसे में जब शरद पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ होते हैं, नागालैंड में बीजेपी के साथ होते हैं, तो ये तय हो जाता है कि जनता को सब कुछ पता है। अब ऐसे में जनता आने वाले वक्त में क्या तय करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज़।